खमागणी। मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे एक वीडियो बनाया जाए, सो हियर इट इज। एंड आज से ही हम जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑप्शनल प्लस GS1 जियोग्राफी में ये सारे टॉपिक कवर होते हैं एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, स्लोली स्लोली एक एक टॉपिक कवर करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई पर्सनली आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड या दैट इज इट। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहले तो होता क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वो कॉन्टिनेंट है। जैसे कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इन सब के बीच में आता है जहाँ पे बहुत सारा पानी है, जिसे हम बोलते हैं ओशियन, जिसे हम बोलते हैं अथाह समुद्र। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो थ्योरी है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, जो हम बोलते हैं कि सबसे पहला थ्योरी आया था। बट दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम व्हेन द theory of continental drift was given, but that was the first time when the continental drift theory was given with evidences. एल्फ्रेड वेगनर एविडेंस लेके आए थे, उससे पहले किसी ने एक आइडिया दिया था कि हाँ हाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऐसे हुआ होगा। उस आइडिया को एल्फ्रेड ने कैच करा, अपनी एविडेंसेस के साथ में कैच करा, पूरी थ्योरी बनाई एंड देन ही रोट अ पेपर अबाउट इट। उस वक्त पे बहुत शेमिंग हुई थी, 1925 की बात कर रही हूँ मैं, बहुत शेमिंग हुई थी कि अरे ऐसा नहीं होता है, ये जो फोर्सेस बता रहे हैं सब गलत है। मैं सबकी बात करेंगे, बट ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया था उस वक्त पे, जिसने सी फ्लोर स्प्रेड एंड प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरीज को पेव करा था। तो था क्या, क्या धरती आज जैसे दिखती है, जिस तरीके से आज डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या तब भी वैसे ही थे? आज तो हम अगर फुट से लेके चलना चाहें तो सारे कॉन्टिनेंट को कवर नहीं कर सकते हैं, बट 225 million years ago, if you were there, or maybe if some of your ancestors were there, अगर वो बाई फुट पूरी अर्थ को कवर करना चाहते तो वो कर सकते थे, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। तो ये एक बेसिक पिक्चर है, इसको सबसे लास्ट में वापस देखेंगे पूरा समझ के। अभी चलते हैं सीधा अल्फ्रेड वेबनर के पास में। अच्छा, मैंने 1925 बोल दिया था, वो 1915 था एक्चुअली। तो 1915 में अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, जर्मन में बुक थी, हिंदी इंग्लिश में 1924 में इसका ट्रांसलेशन हुआ था, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पे। तो हालांकि देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अल्फ्रेड वेगनर जो है ये एक जियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये मेटेरोलॉजिस्ट थे। मेटेरोलॉजिस्ट मतलब कि ये एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते थे, डिफरेंट क्लाइमेट के बारे में, कि पास्ट के अंदर क्लाइमेट में क्या वेरिएशंस में है, इसमें स्टडी करते थे। तो जब ये स्टडी कर रहे थे तो इन्हें ग्रीनलैंड के अंदर कुछ ऐसे स्पीशीज मिले, कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो उस क्लाइमेट में पैदा हो ही नहीं सकते थे। मतलब वो बोल रहे हैं कि मुझे टुंड्रा के अंदर ऐसी स्पीशीज मिले हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होते हैं। तो ही वॉज एक्सट्रीमली कंफ्यूज, ही वॉज लाइक कि अगर एक दो सैंपल मिलता है तो उसे अनॉर्मली मान के छोड़ दिया जाता है, बट अगर इनको एक बहुत बड़ा एरिया मिला था जहाँ पे ट्रॉपिकल में होने वाले फ्लोरा एंड फोना के फॉसिल्स इनको टुंड्रा वाले एरिया में मिले थे, और यहीं से इन्होंने दिमाग लड़ाया कि मतलब ये क्या है, ये क्या क्यों हो सकता है ये। तो इन्होंने खुद को दो अल्टरनेटिव रीजन दिए। पहली तो चीज उन्होंने बोली कि कॉन्टिनेंट तो स्टेशनरी रहे होंगे, जहाँ पे ग्रीनलैंड आज है वहीं पे हो सकता है आज से 200 मिलियन साल पहले था, कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक जोन का मूवमेंट हुआ है। बट अगर आप क्लाइमेटिक जोन का लॉजिक समझते हो तो आपको पता है कि क्लाइमेटिक जोन इस तरीके से मूवमेंट नहीं होगा। तो दूसरा थ्योरी इन्होंने दिया कि यार क्लाइमेटिक जोन तो स्टेशनरी थे, कहीं ना कहीं लैंड मासेस जो हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो ही मिसप्लेस हुए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि बहुत साल पहले ग्रीनलैंड की जगह ना होके कहीं पे अफ्रीका की जगह पे था, तभी तो वहाँ ट्रॉपिकल एरिया था। तो अब इन्होंने पहले अल्टरनेटिव को तो रिजेक्ट कर दिया और दूसरे अल्टरनेटिव को ऑप्ट करके इन्होंने एविडेंस लेना स्टार्ट किया। जब इन्होंने एविडेंस लेना स्टार्ट किया तो इनको पहले तो थोड़ी सी चीजें प्रिमाइसेस बनाना पड़ा। प्रिमाइसेस बनाना पड़ा मतलब कि जब हम बोलते हैं कोई चीज किसी पे मूव करती है, तो मतलब आपको दो सतह चाहिए, मूवमेंट किस पे होगा, किसी नीचे की सतह पे मूवमेंट होगा। तो इन्होंने पहले तो एक प्रिमाइसेस बनाया कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो कि जिसे हम सियाल बोलते हैं, वो सियाल मासेज हैं, और वो सीमा जो कि ओशन है उस पे बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लोट कर रहा है। सियाल जो है ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम है, और ये सिलिकॉन मैग्नीशियम है जो ओशनी क्रस्ट है, और जो सियाल है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इनके हिसाब से दो
स्मूथ सर्फेसेस हैं, देखो ये सब अजम्पशंस थे, इन्हीं को बाद में तोड़ा गया था। तो अभी आप हम सही है गलत है उस पर नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक प्रीमाइसेस है। और याद रखो कि एल्फ्रेड वेगनर जो है ये मेटेरोलॉजिस्ट है, ठीक है, स्टिल ही हैज कम अप विद वन ऑफ द बिगेस्ट थ्योरीज इन जियोलॉजी। तो इन्होंने बोला कि कॉन्टिनेंट या सियाल जो है वो ओशन या फिर जो सीमा है उसके ऊपर बिना किसी रेजिस्टेंस के मूवमेंट कर रहा है। दूसरा इन्होंने बोला कि आज से 220 मिलियन साल पहले सिर्फ एक ही बहुत बड़ा लैंड मास था जिसका नाम था पेंजिया। कब था? कार्बोनिफरस एरा के अंदर। तीसरा इन्होंने बोला कि उस लैंडमास के चारों तरफ, उस लैंडमास के चारों तरफ पानी ही पानी था जिसका नाम था पेंथेलासा, जिसे इन्होंने प्रिमिटिव ओशन या फिर सुपर ओशन के नाम से दिया था। अब ये पेंजिया एंड पेंथेलासा टूट के डिफरेंट कॉन्टिनेंट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, आपने ना एक बर्तन के अंदर, एक भगोने के अंदर दूध गर्म किया है उबाल के एकदम बढ़िया से कि इसके अंदर एक बहुत थिक मलाई जम गई है, ठीक है। आपने क्या करा कि इस मलाई का एक यहाँ से पोर्शन तोड़ लिया है। जब आप यहाँ से पोर्शन तोड़ लोगे मतलब ये वाला पोर्शन मलाई का बचा है, इसे एक बार फिर से बना देते हैं। मतलब मलाई तोड़ के बस इतना सा पोर्शन बचा है, एक काम करते हैं सेंटर में बनाते हैं, ठीक है। ये पोर्शन मलाई का बचा है। अब आपने क्या किया, फिर से इसे गर्म करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। क्या होगा इस मलाई के साथ में, या फिर मलाई की जगह अगर आप कोई छोटे छोटे लकड़ी के ब्लॉक भी रख दो, धीरे धीरे क्या होगा, वो ब्लॉक एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि इसका एरिया इतना ही, इससे ज्यादा जा नहीं सकते, बट वो एक जगह पे नहीं रहेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, किन्हीं डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। तो अब यही डिफरेंट डायरेक्शंस में जो गए हैं, इसी तरीके से पेंजिया टूट के डिफरेंट डायरेक्शंस में कॉन्टिनेंट में गया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हमेशा लिखने से पहले एक चीज ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर के द्वारा कभी भी ओरिजिन या कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं दी गई थी। इनका मेन रीजन था कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं पास्ट के अंदर अर्थ पे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया गया था, ठीक है। ओके अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो पेंजिया था सबसे पहले बहुत बड़ा सा लैंडमास जो हमें यहाँ पे दिख रहा था ये वाला, ये धीरे धीरे टूट गया। किस में टूटा? दो पार्ट में टूटा, लोरेशिया एंड गोंडवाना के अंदर। लोरेशिया जो है ये कौन सा पार्ट बना, ये पेंजिया है, ये टूट के इसमें बना लोरेशिया और गोंडवाना। करंट मैप याद कर, करंट मैप दिमाग में रखना। करंट मैप में नदर हेमिस्फेयर में आपको कौन से दो मेजर कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं? एक तो दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका और दूसरा दिखाई देता है यूरोप। तो लोरेशिया जो है ये आगे चल के नॉर्थ अमेरिका और यूरोप बनेगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट टूटा गोंडवाना के अंदर। अब यहाँ पे शेप पे ध्यान रखना, थोड़ा सा देखो शेप, देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन बना गोंडवाना। अब यहाँ से निकला साउथ अमेरिका, ये निकलेगा अफ्रीका, यहाँ से टूट के इंडिया यहाँ लाके ले जाके टकराएगा, ये इंडिया निकलेगा। ये मेडागास्कर निकला, यहाँ पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया निकला और ये हमारा अंटार्कटिका निकला, ठीक है। मतलब अभी टूटा नहीं है कुछ भी। अब क्या होगा जब आप इसको तोड़ोगे, जब ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, हम नहीं तोड़ रहे, मतलब नेचर जब इसे तोड़ रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, पेंथलासा का पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में छोटा सा सी बना, इसको क्या नाम दिया? तेत्सी सी नाम दिया है, ठीक है। अब ये जो तेत्सी सी है, अब ये धीरे 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 फर्दर इसका ब्रेक डाउन होगा। अब फर्दर जब ब्रेक डाउन होगा, अब मैंने बोला था कि हम पहले वाली फोटो पे आ जाएंगे वापस, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले लगभग 225 मिलियन साल पहले परमियन पीरियड के अंदर सिर्फ पेंजिया था। फिर टाइसरिक पीरियड 200 मिलियन के अंडर लोरेशिया और गोंडवाना में टूटा, यहाँ पे तेत्सीसी आ गया, ठीक है, ये तेत्सीसी हो गया। अब जुरासिक पीरियड 150 मिलियन के अंदर फिर देखो लोरेशिया जो है, ये देखो यहाँ से ये डिवाइड हुआ दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है बीच में, ये और डिवाइड हुआ। और गोंडवाना जो है ये देखो धीरे धीरे साउथ अमेरिका साइड में निकल गया है और ये अफ्रीका साइड में निकल गया है। और यहाँ पे जो ये ऑस्ट्रेलिया था, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया भी दूर जाना स्टार्ट हो रहा है और अंटार्कटिका भी अपनी पोजीशन पे आ रहा है। दिस इज 150 मिलियन ईयर्स अगो। अब फिर आप आ जाओ 65 मिलियन साल पहले क्रेटाशियस पीरियड के अंदर। क्रेटाशियस पीरियड के अंदर अगेन धीरे धीरे उनमें सेपरेशन बढ़ता रहा। ये क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट हो गया, ये यूरोप का कॉन्टिनेंट हो गया, अभी इंडिया नहीं निकला है, अभी इंडिया निकलेगा। ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट हो गया है, दिस इज अफ्रीका प्लस इंडिया यहाँ पे। और ये हमारा
ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये इंडिया सॉरी निकल चुका है यहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो गया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया था, और ये हमारा अंटार्कटिका हो गया है, ठीक है। तो ये आज प्रेजेंट डे के अंदर हमें ऐसा दिखाई देता है कॉन्टिनेंट। एंड इज इट गोइंग टू बी द सेम आफ्टर 100 मिलियन ईयर्स? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम, क्योंकि अफ्रीका बीच में से अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली से सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज है, जिसकी वजह से ये अटलांटिक ओशन बड़ा हो रहा है। यहाँ पे सारे ट्रेंचेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसिफिक ओशन नीचे की तरफ जा रहा है, विच मीन्स पैसिफिक ओशन छोटा हो रहा है। तो क्या ये सेम रहेगा आज से 50 मिलियन साल बाद, 100 मिलियन साल बाद, 150 मिलियन साल बाद? नहीं, टोटली चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अर्थ का फेस चेंज हो जाएगा, विच इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे। बट अभी हमें इतना छोटा छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि चेंज क्यों हो रहा है, कहाँ से इनको फोर्स कहाँ से मिल रही है, कैसे? कॉन्टिनेंट कोई छोटा वुडन ब्लॉक तो है नहीं कि फूंक मारी और दूर चला गया है, ये तो बहुत बड़े लार्ज लैंड, एक्सट्रीमली ह्यूज एंड हेवी लैंड मासेस हैं। ये कैसे दूर जा रहे हैं, इनके पीछे का क्या फोर्स है? तो फोर्स के लिए वेगनर ने दो चीजें बताई थी, और यहीं पे वेगनर मात खा गए थे। यही वो चीज थी जो वेगनर की थ्योरी का सबसे क्रिटिकल एंड सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट बनती है। इन्होंने बोला था कि जो ड्रिफ्ट दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो इक्वेटर वर्ड हो रहा है और एक वेस्ट वर्ड हो रहा है। अगेन लुक एट द डायग्राम, अगेन लुक एट द डायग्राम, दो दो पार्ट में हो रहा है, देखो। वेस्टवर्ड, एक तो इक्वेटर वर्ड मतलब सेंटर में से कट गया है, ठीक है, और दूसरा ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये इक्वेटर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये जो दो पॉइंट जा रहा है इक्वेटर डायरेक्शन में जा रहा है ड्यू टू इंटीग्रेशन इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड पोल फ्लिंग फोर्स। इन्होंने बोला कि जो अर्थ के रोटेशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ जब रोटेट हो रही है तो कॉन्टिनेंट्स दूर जा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पोल फ्लिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक इन्होंने ये इक्वेटोरियल फोर्स बताया था कि ग्रेविटी एंड पोल फ्लिंग फोर्स, और दूसरा इन्होंने बताया कि जो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो जा रहा है टाइडल करंट की वजह से। ऐसा ही टोल्ड, यहीं पे मात खा गए थे। तो यही सबसे बड़ा इनका क्रिटिसिज्म था कि ये जो आप बता रहे हो पोल फ्लिंग फोर्स या ग्रेविटी या फिर जो अर्थ की टाइडल करंट की वजह से, ये इतने सॉलिड फोर्सेस नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है, ये माइनर फोर्सेस हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर दें, ठीक है। बट एनी हो, ये हम अब बाकी सारी चीज़ें हम जब सी फ्लोर स्प्रेड एंड प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, अल्फ्रेड वेगनर ने दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था इक्वेटोरियल वर्ड फोर्स जो लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पोल फ्लिंग फोर्स, दूसरा था जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है टाइडल करंट की वजह से, ठीक है। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इससे पहले बातचीत बहुत हुई थी लेकिन किसी ने एविडेंस नहीं दिया था। अल्फ्रेड वेगनर वो द फर्स्ट पर्सन हु बॉट एविडेंस इनटू दिस कि भाई देखो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए हैं। तो इन्होंने क्या एविडेंस बताए थे? सबसे पहले इन्होंने बताया था कि एफिनिटी ऑफ द फिजिकल फीचर, अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड एंड अफ्रीका की वेस्टर्न साइड को जब मिला के देखोगे तो वो एग्जैक्ट मैच करती है, एग्जैक्ट मैच, जैसे तोड़ के किसी ने करा, जैसे आपने कागज के टुकड़े को तोड़ के वापस फिट कर दो वैसी जिग्सॉ फिट हो रही थी। दूसरा, इनको कुछ बॉटनिकल एविडेंसेस मिले थे, प्लेसर डिपॉजिट्स मिले थे, टिलिट्स डिपॉजिट्स मिले थे, पोलर वॉन्डरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जिग्सॉ फिट, साउथ अमेरिका और अफ्रीका बिल्कुल आपस में जिग्सॉ फिट होते हैं। तो ये जो फिटिंग हुई थी, ये इन्होंने बोला था कि ये क्योंकि पहले जुड़े हुए थे फिर बाद में जब टूट गए तो अब नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली मेडागास्कर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, मुंबई वाला, महाराष्ट्र केरल वाला, एंड मेडागास्कर का ईस्टर्न वाला साइड और अफ्रीका का वेस्टर्न वाला साइड, अगर आप ज्वाइंट करोगे तो वो बिल्कुल फिट हो जाते हैं आपस में। सिमिलरली इन्होंने बोला था कि ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा के बैफिन बे और एल्समेयर पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट फिट हो जाता है। तो हमने तो एक तो पहला इनका जिक्स होता है, देखो जैसे कि मैंने बताया, इंडिया, मेडागास्कर, इंडिया एंड अफ्रीका, अरेबिया एंड अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, ये सब आपस में जब आप इन्हें अभी भी करंट पोजीशन से लेके आते हो तो थोड़ा बहुत टूटना फूटना इस लो टीयर एंड गियर वाला मैच है, अदरवाइज ये फिट हो जाता है। दूसरा इन्होंने बताया था जियोलॉजिकल एविडेंसेस, इन्होंने बोला था कि जो केल्डोनियन और हर्शियन माउंटेन सिस्टम हमें अंटार्कटिका के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे दिखाई देता है वो एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। और आइडेंटिकल कैसे हो सकता है? जब आपको दो डिफरेंट एरियाज, दो डिफरेंट कोस्ट लाइन में माउंटेन सिस्टम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो उनकी जो जियोलॉजिकल सिमिलरिटी है, अगेन दैट वाज अ वेरी बिग एविडेंस बॉट बाय हिम।
तीसरा इन्होंने फॉसिल एविडेंस बताया था। इन्होंने बोला था कि डिफरेंट जगह पे जो बिल्कुल दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं जिसके बीच में इतना अथाह ओशियन है, वहाँ पे सिमिलर तरह के फॉसिल्स कैसे मिल सकते हैं। जैसे कि इन्हें लेमुर के फॉसिल्स मिले थे इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका के अंदर। जैसे कि इन्हें मेसोसरस के फॉसिल्स मिले हैं, और मेसोसरस एक ऐसा रेप्टाइल था जो पानी में नहीं चल सकता था, जो सिर्फ लैंड पे चल सकता था। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका तो बहुत दूर है, बीच में बिल्कुल अटलांटिक ओशियन है। तो क्वेश्चन था कि जो जानवर पानी में चल नहीं सकता था उसके फॉसिल्स आपको ओशन के दोनों साइड के लैंड में मिल रहे हैं, मतलब कि दोनों कभी तो जुड़ी हुई थी आपस में। तो इनको इस तरह के फॉसिल्स एविडेंस मिले थे। थर्ड, इनको ग्लेशियल एविडेंस मिले थे। ग्लेशियल एविडेंस मतलब जैसे इंडिया के वेस्टर्न एरियाज में, जो कि पूरा इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एरिया के अंदर आता है, कैन यू इमेजिन कि वहां पे कभी कोई बिल्कुल जैसे ग्रीनलैंड पे आइस है वैसी आइस जमी हुई होगी। इन्होंने वैसे दिखे हैं, इनको ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स, सेडिमेंट्री टिलेट डिपॉजिट मतलब ग्लेशियर के स्क्रैचेस, ग्लेशियर के एविडेंसेस मिले हैं इनको सेडिमेंट्री रॉक में गोंडवाना के अंदर। तो अनदर ग्लेशियर एविडेंस वाज वन द पॉइंट। एंड देन द प्लेसर डिपॉजिट्स आल्सो। अब इनको रिच प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं गाना कोस्ट पे, वेस्ट अफ्रीका पे, यहाँ पे। और जबकि इसकी जो वेन्स हैं, जो ओरिजिन है इस गोल्ड का, वो है ब्राजील के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ से चल के गोल्ड भाई यहाँ कैसे आया, बीच में तो अटलांटिक ओशन है। तो अगेन द पॉइंट कि किसी जमाने में ये आपस में मिले हुए थे, कॉन्टिनेंट साइड बाय साइड थे, तब ये जो गोल्ड प्लेसेट्स है, जो ये गोल्ड है, ये ब्राजील से निकल के घाना में यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था। ठीक है। तो अब अगर हम थ्योरी का प्रोसेस करें तो कैसे था, अब हमने समझ लिया कार्बोनिफरस एरिया के अंदर पेंजिया था, पेंजिया टूटा, लोरेशिया गोंडवाना बना, लोरेशिया लोरेशिया फिर से टूटा, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप बना, फिर गोंडवाना जो है वो आपस में और टूटा, धीरे धीरे करते हुए मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सब अपनी जगह पे चले गए। इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूवमेंट करती रही, वहां जाके यूरोपियन प्लेट से टकराई और हिमालयस का ओरिजिन हुआ। ठीक है, ये सारी थ्योरी चली। अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी पे। सबसे पहली तो क्वेश्चन है कि जो वेगनर है ना, देखो यहाँ पे बार बार वेगनर की थ्योरी में एक लाइन पढ़ने को मिलेगी कार्बोनिफरस एरा के अंदर, कार्बोनिफरस एरा के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा कि भाई कार्बोनिफरस एरा से पहले क्या, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले का जवाब किसी के पास नहीं है। और वेगनर के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं था कि वो बार बार कार्बोनिफेरस एरा से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाई नॉट बिफोर इट, इसका उनके पास आंसर नहीं था। अच्छा, दूसरा इनके पास ये आंसर नहीं था कि इट डज नॉट कंसिडर ओशंस एंड फेल टू रिकॉग्नाइज कर्स्ट इज मेड अप ऑफ द ओशन एंड कॉन्टिनेंट आल्सो। पहला प्रीमाइसेस याद करो, इनका पहला असम्पशन था कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है बिना किसी रेजिस्टेंस के। उधर ही गलत हो गया, सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है। सियाल एंड सीमा दोनों क्रस्ट बनाते हैं, सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सीमा ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये हो गया। तीसरा, इन्होंने जो फोर्सेस बताए थे कि कॉन्टिनेंट को मूव कर रहे हैं, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, ग्रेविटी, भाई ये बहुत छोटे फोर्सेस हैं, ये बहुत ही माइनर फोर्सेस हैं। ये एक फोन को यहाँ से उठा के वहां पे नहीं लेके जाएंगे, ये मतलब लेके चले जाएंगे, टाइडल फोर्सेस इतनी बड़ी है, बट अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ सेइंग कि ये कॉन्टिनेंट्स को मूवमेंट नहीं दे सकते हैं। सेकंड, जो डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन द फोर्स ऑफ बियोंसी है, वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटोरियल वर्ड मूवमेंट दे दें। एंड सिमिलरली टाइडल फोर्सेस, टाइडल करंट्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को वेस्टवर्ड मूवमेंट दे दे। तो यहाँ पे ये सब कुछ कट हो गया था। अच्छा, तीसरा जो इन्होंने जिक्सॉ फिट बताया था, वो उन्होंने बोला कि कंप्लीटली रीफिटेड नहीं हो रहा है, बट हालांकि ये पॉइंट बाद में रेक्टिफाई हो गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत वियर एंड टियर जैसे कि हर चीज़ में होता है वो है, जब दो चीज़ें टूटेगी तो अभी भी उसके अंदर इरोजनल प्रोसेस चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बट हालांकि उनके असम्पशंस काफ़ी जनरलिस्टिक थे। इन्होंने इनके इविडेंसेस थे, जैसे वेजिटेशन एंड फॉसिल्स के इन्होंने दिए थे, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी दिए थे, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से इन्होंने एविडेंसेस गैदर किए थे। क्रिटिसिज्म है इनका, मॉडर्न थ्योरीज पेंजिया को एक्सेप्ट करती है कि हाँ पेंजिया था, वहां पे डिफरेंट लैंड मासेस थे, लेकिन उनका जो कॉज ऑफ ड्रिफ्ट है ये बस वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मैंने आपको बताया था कि दैट वाज द बिगेस्ट फॉल ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद में हेरी हेस लेके आए वो पूरा कन्वेंशनल बेल्ट वाली थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेड की थ्योरी, रिवर्स मैग्नेटिज्म की थ्योरी, ये सारी सब थ्योरीज आई हैं जिसमें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी बॉट इनटू द जियोलॉजी, इन द जियोग्राफी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब इविडेंस के साथ में, एज आई सेड, इविडेंस के साथ में
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को प्रूव करा गया था 1915 के अंदर, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था 1924 के अंदर. सो दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, एंड दैट इज इट इन टूडेज लेक्चर. If you have any questions, please do write in the comment section box. I'll take the questions. नेक्स्ट के अंदर हम सी फ्लोर स्प्रेड एंड प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बात करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. इफ देयर आर अदर टॉपिक्स विच यू वांट मी टू टेक अप, आई डेफिनेटली टेक इट अप. एंड दैट इज इट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. जय हिंद.